हेलो एवरीवन। मैं दिनेश कुमार मंडारे सर। आज के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास में चैप्टर है व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन से आशय यह है कि एक व्यक्ति अपने व्यय का नियोजन इस प्रकार करे कि वह अपनी सीमित आय का कुछ भाग बचाकर निवेश कर सके तथा आकस्मिक घटनाओं का सामना कर सके। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के दो महत्वपूर्ण घटक बैंकिंग एवं बीमा है। अगला है बैंकिंग। बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो अपने ग्राहकों को बैंकिंग व अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है। सामान्य तौर पर बैंक को एक ऐसी संस्था के रूप में जाना जाता है जो ग्राहक को मूलभूत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ व्यक्तियों की जमा राशि स्वीकार करता है, साख सृजन करता है तथा उसी आधार पर ग्राहकों को ऋण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराता है। बैंकिंग कहलाता है। अगला बैंकिंग संबंधी प्रक्रिया। बैंकिंग रिलेटेड प्रोसेस। बैंकिंग संबंधी प्रक्रिया बैंक के मुख्य कार्य निम्न प्रकार है। जमा स्वीकार करना। इन बैंकों का प्रमुख कार्य जनता से जमा स्वीकार करना है। इस राशि के माध्यम से बैंक बचतों को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। इन जमा बचतों पर जमाकर्ता को बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है। अगला है विभिन्न प्रकार के खाते खोलना। बैंक जमाकर्ताओं को उनके सुविधा निम्नलिखित प्रकार के खाते की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। पहला, स्थायी जमा खाता, परमानेंट अकाउंट। अमेरिका में इसे मियादी जमा कहा जाता है। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा की जाती है। दूसरा, नकद खाता। यह एक ऋण खाता है। इस खाते के अंतर्गत बैंक खाताधारी को एक निश्चित मात्रा तक ऋण प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसी सीमा के अंदर ऋणी अपनी आवश्यकता अनुसार बैंक से रुपए लेता है और जमा भी करता है। ब्याज उसी राशि पर वसूल किया जाता है जो वास्तव में ऋणी के पास रहती है। अगला है तीसरा नंबर, आवृत्ति जमा खाता, रिक्योरिंग अकाउंट। इस प्रकार के खाते में एक निश्चित राशि प्रतिमाह एक निश्चित अवधि के लिए जमा कराई जाती है बिना किसी असाधारण परिस्थिति के। इसमें रकम को निश्चित अवधि के पूर्ण होने से पहले खाते की तुलना में अधिक होता है। चौथा, चालू खाता, करेंट अकाउंट। इस खाते में जमा करने वाले को अधिकार है कि वे अपनी इच्छा अनुसार धन को निकाल सके एवं जमा कर सके। इसलिए अमेरिका में इसे मांग जमा भी कहा जाता है। बैंक इस प्रकार के खाते पर जमा हेतु कोई ब्याज नहीं देता। एक निश्चित राशि के से कम जमा पर जमाकर्ता से व्यय वसूल करते हैं। पांचवा नंबर, बचत खाता, सेविंग अकाउंट। इस प्रकार का खाता प्रायः उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है जो कभी कभी तथा बहुत छोटे मात्राओं में रुपए जमा करने या निकालना चाहता है। बचत खाता प्रायः निश्चित एवं कम आय वाले गृहस्थों की सुविधा के लिए तथा उनमें धन संचय की प्रवृत्ति जागृत करने के लिए खोला जाता है। अगला है ऋण देना। बैंक का अन्य महत्वपूर्ण कार्य ऋण देना है। बैंक अपने ग्राहकों, उत्पादकों व व्यापारियों आदि को विभिन्न प्रकार की जमानतों पर ऋण देते हैं। ये ऋण चल संपत्तियों तथा व्यक्तिगत जमानत के आधार पर दिया जाता है। बैंक निम्न प्रकार के ऋण देता है। पहला, ओवरड्राफ्ट, चालू खाता वाले को जमाकर्ता को उसे खाते में जमा रकम से अधिक राशि निकालने की सुविधा। अगला है ऋण तथा अग्रिम
विनिमय पत्रों की कटौती, नगद साख, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। अगला है एटीएम सुविधा प्रदान करना। स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम द्वारा ग्राहक बैंक से जुड़ी अधिकांश गतिविधियों जैसे धन निकासी, धन जमा करना, चेक बुक अपडेटेशन, खाते में उपलब्ध राशि की जानकारी आदि पूर्ण कर सकता है। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। एटीएम के निम्न प्रकार हैं: वाइट टेबल एटीएम, ब्राउन टेबल एटीएम, ऑनलाइन एटीएम, ऑफलाइन एटीएम, स्टैंड एलोन एटीएम, ऑन साइट एटीएम, ऑफ साइट एटीएम। भारत में एटीएम का इतिहास। अगला है भारत में एटीएम का इतिहास। भारत में सबसे पहले एटीएम वर्ष 1987 में HSBC बैंक द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया। भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन द्वारा चंद्रपाड़ा थाने में एटीएम स्थापित किया। मोबाइल एटीएम प्रारंभ करने वाला पहला बैंक ICICI बैंक था। दृष्टिहीनों के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पहला बोलता एटीएम अहमदाबाद में प्रारंभ किया गया था। भारत का सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक एटीएम वाराणसी में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने जारी किया। अगला है अपने ग्राहक को जानो। KYC यह बैंक की प्रमुख प्रक्रिया है। KYC कस्टमर्स के बारे में जानकारी अपडेट करने की एक समान प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई व्यक्ति कहीं बैंकिंग सेवाओं का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। यह बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले एक लोकप्रिय शब्द है। अपने ग्राहक की पहचान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए KYC विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से वित्तीय संस्थाएं सूचनाओं का संग्रह करती हैं, जिसके आधार पर ग्राहक की पहचान एवं उसके पते की सही जानकारी प्राप्त की जाती है। बैंकों के अन्य महत्व कार्य। इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक। बचत की आदत को प्रोत्साहन। बैंक सुविधा उपलब्ध होने से लोगों में बचत कराने की आदत को बढ़ावा मिलती है तथा लोग अपने बचत रूपी धनराशि को बैंक में जमा करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। बैंकों के अन्य महत्वपूर्ण कार्य। बैंकों के अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्न प्रकार है। किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान। रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैंक की शाखाएं जिन क्षेत्रों में भी खोली जाती है उन क्षेत्रों में कृषि, उद्योग आदि को पूंजी का लाभ मिलने लगता है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में आर्थिक विकास मजबूत होने लगता है। दूसरा, धनराशि का स्थानांतरण। ट्रांसैक्शन ऑफ मनी। बैंक द्वारा बड़ी से बड़ी धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि होती है। तीसरा, विदेशी व्यापार में सहायक। हेल्पफुल इन फॉरेन ट्रेड। विदेशी मुद्रा का लेन देन विनिमय बैंकों द्वारा किया जाता है। ये बैंक मुद्रा का लेन देन करके विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं। अगला है 5वां नंबर, भुगतानों को सरल बनाना। पेमेंट इन इजी वे। बैंक द्वारा भुगतान का कार्य अत्यंत सरल हो गया है। लोन, चेक, ड्राफ्ट आदि के द्वारा बड़ी सरलता से एक दूसरे को भुगतान कर देते हैं। 5वां, मुद्रा का निर्गमन। इशू ऑफ करेंसी। वर्तमान समय में मुद्रा का निर्गमन किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। यह बैंक देश की मौद्रिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मुद्रा का निर्गमन करता है। अगला है 6वां नंबर, सरकार को वित्तीय सहायता। फाइनेंशियल हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। केंद्रीय बैंक आवश्यकता अनुसार सरकार को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है। 8वां नंबर, सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेबिट। आवश्यकतानुसार बैंक द्वारा सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था की जाती है। अगला है 8वां नंबर, बैंक द्वारा मौद्रिक नीति को लागू करना। रेगुलेट एंड इशू ऑफ मनी पॉलिसी। सरकार द्वारा
केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति बनाते हैं, जिसको लागू करने का दायित्व देश के बैंकों पर ही होता है। अगला है 9वां नंबर, ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं तथा सुविधाएं देना। प्रोवाइड्स ऑफ डिफरेंट सर्विस एंड फैसिलिटीज़। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं तथा सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे ग्राहकों की ओर से भुगतान का लेन देन, यात्री चेक जारी करना, बीमा किस्त अदा करना आदि। अगला है व्यक्तिगत संकट, पर्सनल रिस्क। एक व्यक्ति का जीवन अनिश्चितताओं से भरपूर है तथा इन अनिश्चितताओं से के चलते उसे अपने जीवन काल में अनेक व्यक्तिगत संकटों का सामना करना पड़ता है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, जीवन का संकट। दूसरा, संपत्ति को नुकसान का संकट। तीसरा, बीमारी बीमारी का संकट। चौथा, एक्सीडेंट से संपूर्ण अथवा आंशिक अयोग्यता का संकट आदि। इन सब संकटों से बचने के लिए तथा इन संकटों से होने वाले हानि से रक्षा हेतु एक व्यक्ति बीमा का सहारा ले सकता है। अगला है बीमा, इंश्योरेंस। बीमा की परिभाषा एक लिखित संविदा के रूप में की जा सकती है, जिसके अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष के लिए नियत राशि जैसे प्रीमियम कहा जाता है के प्रतिफल में अनिश्चितताओं के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के बदले में क्षतिपूर्ति को पूरा करना होता है। वह व्यक्ति जो अपने जीवन का बीमा कराता है बीमित कहलाता है। वह एजेंसी जो बीमा करार करवाने के पक्ष में है बीमाकर्ता अथवा बीमा कंपनी कहलाती है। बीमा किए जाने वाला करार या संविदा पॉलिसी कहलाता है। बीमा पॉलिसी में जीवन बीमा में मृत्यु और गैर जीवन बीमा में स्वास्थ्य, समय और संपत्ति से जुड़े जोखिमों के लिए सुरक्षा मिलती है। अगला है टर्म इंश्योरेंस। यह व्यक्ति के जीवन के जोखिमों को लेकर निश्चित अवधि के लिए बीमा सुरक्षा देती है। इसमें पॉलिसी की अवधि के दौरान धारक की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को बीमा की रकम का भुगतान किया जाता है। यदि पॉलिसी धारक पूरी अवधि तक जीवित रहता है तो उसे कोई भुगतान नहीं मिलता। टर्म पॉलिसी का उद्देश्य केवल सुरक्षा देना होता है और इसी वजह से इसका प्रीमियम भी अन्य योजनाओं की तुलना में कम होता है। टर्म इंश्योरेंस के द्वारा कम कीमत पर अधिक सुरक्षा ले सकते हैं। अगला है मनी बैक पॉलिसी। इस बीमा योजना के अंतर्गत बीमा धारक को जोखिम से सुरक्षा के साथ ही निश्चित अंतराल पर भुगतान भी दिया जाता है। यह पॉलिसी निश्चित अवधि के लिए जारी की जाती है और धारक को सम एश्योर्ड का भुगतान पॉलिसी की अवधि के दौरान मिलता है। यह व्यक्ति की मृत्यु पॉलिसी की अवधि के दौरान होता है, जो उसके आश्रितों को पूरी बीमा राशि और जमा बोनस का भुगतान किया जाता है। अगला है यूनिट लिंक्ड बीमा योजना। इस बीमा योजना के अंतर्गत सुरक्षा के फंड जैसे निवेश का लाभ भी मिलता है। जिसके अतिरिक्त इसमें निवेश हेतु बहुत से विकल्प होते हैं, जिसमें ग्राहक अपनी क्षमता के अनुसार निवेश का उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं। इसमें प्रीमियम का एक हिस्सा मॉर्टलिटी चार्ज और अन्य शुल्क में और शेष का निवेश द्वारा चुने गए फंड में निवेश किया जाता है। विमायक आयोग ने हाल ही में इस योजना के शुल्क की अधिकतम सीमा कर दी है, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ने की काफ़ी संभावना है। अगला है परीक्षा उपयोगी प्रश्न।
तो ये है आज का चैप्टर, व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन। थैंक यू।